केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। बिहार में महागठबंधन की करारी हार के बाद ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी और अखिलेश यादव को अभी से हार का डर सताने लगा है, क्योंकि बंगाल और यूपी में विधानसभा चुनाव का अगला नंबर है। शायद इसीलिए वो लगातार चुनाव आयोग और एसआईआर अभियान पर सवाल खड़े कर रही हैं। ये तय है कि बिहार की तरह बंगाल और यूपी में एसआईआर अभियान में बोगस वोटर कटेंगे। तो क्या अखिलेश यादव और ममता के विरोध की यही अहम वजह है? जो तैयारी है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार, उनके अधिकारी और चुनाव आयोग मिलकर के ये तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में जिन विधानसभाओं में समाजवादी पार्टी जीती है, इंडिया गठबंधन जीता है, उन विधानसभाओं में 50,000 से ज्यादा वोट काट दिया जाए एसआईआर के बहाने। महागठबंधन ने वोट चोरी और एसआईआर का मुद्दा बिहार चुनाव में जोर शोर से उठाया था, लेकिन जनता को इसमें कोई दम नहीं लगा। फालतू का मुद्दा लाने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की ओर से। अब इस दुर्गति के बाद भी कांग्रेस पार्टी चीजों को नहीं समझ रही है। देश में अनेक सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को कांग्रेस लाए तो भविष्य में उनका कुछ भला हो सकता है। कांग्रेस वाले लोगों ने तो एक रट लगाया है, वोट चोरी की बात सदा वो करते हैं, तो रामलीला मैदान में करें या जहाँ करें, बिहार में भी तो कई यात्राएं की थी बहुत दिनों तक, लेकिन बिहार के लोग तो नकार दिया। बिहार ही नहीं, पहले भी कई बार वोट चोरी के मुद्दे की वजह से इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में हार का सामना करना पड़ा। इंडी गठबंधन ने हरियाणा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन करारी हार का सामना करना पड़ा। सहयोगियों की पिछली गलती से सबक लेने के बजाय अखिलेश यादव एसआईआर का मुद्दा उठाकर फेक नैरेटिव फैला रहे हैं। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के सामने कई मांग रखी है। यूपी में एसआईआर का समय बढ़ाया जाए, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को एसओपी जारी करे, यूपी में बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं दी गई, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बीएलओ पर प्रेशर है, बिहार में आरजेडी के 80% नाम काटे गए। अखिलेश के बयान पर बीजेपी हमलावर है और अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रही है। सुनिए। ये जो भी पारिवारिक दल है, इनका यकीन परिवार तंत्र में है, संविधान तंत्र में नहीं है। और इसीलिए जब ये चुनाव हारते हैं या चुनाव हारने वाले हैं तो ये बहाना खोजते हैं। हमने देखा है महाराष्ट्र, हरियाणा और बिहार में कांग्रेस, आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। अब क्योंकि अखिलेश जी को लग रहा है कि वो भी चुनाव हारने वाले हैं, तो अभी से प्री पोल एक्सक्यूज बनाकर कभी एसआईआर को दोष देना, कभी इलेक्शन कमीशन को दोष देना। अरे अखिलेश महाराज, अखिलेश जी, आपको अगर लगता है कि गलत नाम कट रहे हैं, अभी तो ये प्रक्रिया एसआईआर की होगी। आपके बीएलए है, 1 लाख से अधिक बीएलए है, वो कहाँ हैं? उनको बोलिए ना जाके नाम जुड़वा दे जिनके नाम गलत कटेंगे, अगर कटेंगे तो। दरअसल बिहार के बाद 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एसआईआर के दूसरे चरण में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी शामिल है। पश्चिम बंगाल में भी 2026 में चुनाव है और वहां भी विपक्ष की राजनीति का मुख्य बिंदु एसआईआर पर ही टिका है। टीएमसी नेताओं ने आज स्टेट इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर एसआईआर की पूरी तैयारी न होने का आरोप लगाया। ये सारे जो प्रोसीजर्स बोला गया है, ये प्रोसीजर्स के लिए
ठीक तरह की तैयारी नहीं हुई है। तो अगर तैयारी ठीक से नहीं हुई है तो ये प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने का कोई मतलब नहीं है, और प्रोसीजर्स इम्प्लीमेंट करने वाला जो है BLOs वो कर नहीं पा रहे हैं, उसको ट्रेन नहीं किया गया है। वेबसाइट में वहाँ पर बहुत सारे एरर्स है। एक के बाद एक चुनावों में मिल रही हार के बावजूद राहुल गांधी एंड कंपनी इस मुद्दे पर झूठ और भ्रम की सियासत करके चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस ने 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली का ऐलान किया है। साम दाम दंडभेद का खुला प्रयोग, मैनेजमेंट अंधा जो जिस तरीके से धनबल, भ्रष्टाचार का धनबल भाजपा ने अर्जित किया है, उस धनबल का व्यापक दुरुपयोग, और व्यापक दुरुपयोग से मीडिया, सोशल मीडिया हर तरीके से प्रभावित करना, और मतदाता सूची में व्यापक गड़बड़ घोटाला करना चुनाव आयोग के से मिलीभगत करके, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। संदेश साफ है कि आने वाले चुनाव में भी विपक्ष SIR के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी में है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर SIR की प्रक्रिया से विपक्षी खेमे में इतनी घबराहट क्यों है? SIR से पूरे विपक्ष को करंट क्यों लग रहा है? सवाल ये भी है कि क्या SIR देश के लोकतंत्र में विश्वास बढ़ाएगा या फिर विवाद को और गहराएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दरअसल अखिलेश यादव हो या फिर ममता बनर्जी, सभी को बिहार चुनाव में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से महागठबंधन ने आरोप लगाया था कि हमारे कोर वोटरों के नाम काट दिए गए, कुछ ऐसा ही डर अखिलेश यादव को सता रहा है। साथ ही ममता बनर्जी भी इसी बात से डरी हुई है और इसी वजह से दोनों नेताओं की ओर से लगातार SIR को लेकर बयानबाजी चल रही है। साथ ही हार का खौफ अभी से नेताओं के जहन में दिखाई दे रहा है। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल का सियासी पारा एक बार फिर से हाई है। कारण है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद का नाम लेकर TMC चुनावी मैदान में कूद गई है। विधायक हुमायूं कबीर के बयान के बाद बवाल मचा हुआ है, लेकिन आखिर वो बयान क्या है और आखिर क्यों इस मुद्दे को लेकर जमकर सियासत हो रही है, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण होना है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। एक तरफ अयोध्या में राम भक्तों का भारी हुजूम पहुंच रहा है, तो वहीं राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से PM मोदी की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच बंगाल में TMC के विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद को लेकर ऐसा बयान दे दिया कि बंगाल से लेकर यूपी तक राजनीतिक पारा हाई हो गया। पहले आपको TMC के विधायक की तरफ से बाबरी मस्जिद को लेकर दिए गए बयान के बारे में बताते हैं, जिसे अब बंगाल चुनाव को लेकर TMC के दांव को वोटों की फसल काटने के लिए सबसे मुफीद फसल के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी वाला प्लान तैयार हो गया है। ममता की पार्टी के विधायक ने बाबरी मस्जिद वाला ऐलान किया है। MLA हुमायूं कबीर ने कहा कि वो बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। इसके लिए उन्होंने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का जिक्र किया है, जहां अयोध्या के बाद बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी की नींव रखने के लिए तारीख चुना है। इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने इसके लिए मुख्यमंत्री ममता को भी न्योता भेजा है। हालांकि ममता बनर्जी इस बाबरी वाले प्लान पर अभी खामोश है, क्योंकि ममता बनर्जी की ओर से अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 वो भित्ति स्थापन होगा। TMC के इस बयान को लेकर ममता बनर्जी की चुप्पी अपने विधायक को भले ही मौन समर्थन हो, लेकिन TMC के मंसूबों को लेकर देश में राजनीतिक बयानबाजी का दौर जरूर छिड़ गया है, क्योंकि 6 दिसंबर 1992 देश का सबसे संवेदनशील दिन, जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया गया था।
और अब टीएमसी ने नई बाबरी मस्जिद के लिए उसी दिन को चुना है, जिससे राजनीति की जमीन पर तुष्टीकरण की फसल बोई जा सके। 2026 के चुनाव से पहले ही मुस्लिम अपीजमेंट वाली पॉलिसी राजनीति का खेल बंगाल में शुरू हो चुका है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में लगभग 80% आबादी एक ही समुदाय से आती है और 2024 में इसी इलाके में त्योहार के दिन हिंसा, आगजनी और तनाव की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में 2011 की जनगणना के अनुसार बंगाल में 27% मुस्लिम आबादी, जो 2.46 करोड़ है। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर 24 परगना सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले इलाके हैं। मुर्शिदाबाद में अकेले 47 लाख मुस्लिम आबादी है, जबकि मालदा में 20 लाख मुस्लिम और 19 लाख हिंदू हैं। उत्तरी दिनाजपुर में 15 लाख मुस्लिम और 14 लाख हिंदू हैं। बीजेपी का दावा, बंगाल के कई जिले मुस्लिम बाहुल्य होने के कगार पर। हालांकि चौंकाने वाला तथ्य ये भी है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे देश में हिंदू आबादी में 0.7% की गिरावट आई। उधर पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी में 1.94% गिरावट आई है, तो वही पूरे देश में मुस्लिम आबादी 0.8% बढ़ी है, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी बढ़कर बंगाल में 1.77% हो गई है, जो अपने आप में अच्छी खासी बढ़ोतरी है। ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार है। बंगाल में 2001 में मुस्लिम आबादी 25% थी, जो 2011 में बढ़कर 27% के पार जा चुकी है। आज बंगाल की 9.5 करोड़ की आबादी में करीब 2.5 करोड़ मुसलमान हैं। यानी टीएमसी ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए सबसे गर्म जमीन, सबसे संवेदनशील तारीख और सबसे भावनात्मक मुद्दा चुना है। क्या ये सब संयोग है या फिर टीएमसी का वोटों के लिए एक सोचा समझा प्रयोग? वहीं बीजेपी ने इसे ममता सरकार का मुस्लिम वोट बैंक साधने का तरीका बताया है। सुनिए। अरे उन मुसलमानों के नाम पर मस्जिदें बनाओ जिन्होंने देश की सेवा की है, ना कि ऐसे लुटेरे के नाम पर मस्जिद बनाओ जो लुटेरा था, भारत देश में लूटने के लिए आया था। ऐसे बाबर की मस्जिद बनाकर क्या संदेश देना चाह रहे हो तुम लोग? लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जिस प्रकार से बाबर के ढांचे को गिराने के लिए राम भक्तों ने संकल्प लिया था, बाबर का नामो निशान अयोध्या में मिटाया था, वैसे ही जो तुम मुर्शिदाबाद में जो बना रहे हो बाबर के नाम की मस्जिद, हमारा बंगाल का राम भगत वही मस्जिद का नामो निशान मिटाएगा जो तुम मस्जिद बनाने का आज संकल्प लिए हो। टीएमसी वाले हमारे मुसलमान भाई बहन के लिए क्या काम किए हैं? ममता बनर्जी जो मुस्लिम वोट को व्यवहार किए, मुस्लिम को यूज किए, उनके लिए क्या काम किए हैं? सचार कमेटी में संख्यालघु संप्रदाय को लेकर जो जो काम करने बोले थे वो एक भी काम हुआ है। और ये टीएमसी पार्टी में हुमायूं कबीर भी है। तो सिर्फ मस्जिद बनाएंगे बोल के आप मुसलमान लोगों का उन्नयन नहीं कर रहे। ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। वो डरा रहे हैं कि बीजेपी वाले अगर आए पश्चिम बंगाल तो हम टांग तोड़ देंगे। और इसी तरह से अब हम देखते हैं किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। उधर विश्व हिंदू परिषद ने इसे अशांति पैदा करने वाला कदम बताया। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, धूल दूसरित हो गई, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बन गया। अब अभी भी बाबरी को याद करोगे तुम? ये वही विधायक है ना मुर्शिदाबाद के जो दंगाई और दंगाइयों का साथ देते हैं। किस तरह की बीभत्स हिंसा, हिंदुओं का नरसंहार अभी कुछ महीने पहले किया था ना इन्होंने और इनके गुर्गों ने। ये लगता है कि कुछ और नई पटकथा लिख रहे हैं हिंदुओं पर अत्याचार की। तो वही झारखंड सरकार के मंत्री इरफान अंसारी ने बाबरी के सवाल पर अकबर की तारीफ में कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए और अकबर को ग्रेट बता दिया। जो ग्रेट है उसको आप, वो ग्रेट ही रहेगा आपका।
अकबर द ग्रेट, वो है ग्रेट। सिर्फ झारखंड सरकार के मंत्री ही क्यों, कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद की जरा ये भाषा सुन लीजिए। मस्जिद बनानी, आप मस्जिद बना लीजिए ना, मस्जिद बनाइए। मस्जिद इबादत के लिए, मस्जिद सियासत के लिए नहीं होती, और मस्जिद को इबादत के लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ, मस्जिद को सियासत का अड्डा बनाने की कोशिश मत करें। उधर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को ही धर्म के खिलाफ बता दिया। सुनिए। बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। ये जो बात आप कह रहे हो ना, आप आर्काइव में वो वीडियो निकालिए, कौन खिलाफत कर रहा था वहां जब हम बना रहे थे इटावा में मंदिर। अखिलेश यादव भले ही गंभीर मुद्दे पर गोलमोल जवाब दे रहे हों, लेकिन सच्चाई ये है कि पीढ़ियों की इंतजार के बाद बने राम मंदिर से देश के लाखों करोड़ों लोगों के साथ साथ साधु संतों की भी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। लिहाजा टीएमसी के विधायक के इस बयान को लेकर संतों ने सख्त ऐतराज जताया है। अयोध्या में संत समाज टीएमसी के विधायक के बयान पर किस कदर आग बबूला है, आपको वो भी सुनवाते हैं। टीएमसी की जो विधायक हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता सोच ठीक नहीं है। जब से ममता जी का सत्ता आया बंगाल में, तब से जिहादी कट्टरपंथी जिहादियों को पालती हैं, और ऐसे नीच बुद्धि है। जब बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन दिया गया है, तो ऐसे लोग हिंदुस्तान में रह करके कोर्ट को नहीं मानेंगे, संविधान को नहीं मानेंगे। ऐसे लोग वास्तव में नासूर हैं। हिंदुस्तान में जब हिंदुओं से नफरत है ममता जी को, और केवल एक समुदाय मुसलमान को खुश करने के लिए वो अलग अलग कदम उठाती रहती है और मुसलमानों के हित के लिए चाहती हैं, हिंदू को हीन भावना से देखती हैं। तो ऐसे ममता बनर्जी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और बंगाल में अब बंगाल की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ये वही पश्चिम बंगाल है जहां ममता एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लगातार विरोध जता रही है, जहां घुसपैठ का मुद्दा लगातार गर्म हो चला है। और बड़ी बात यह है कि बिहार में एनडीए की जबरदस्त जीत के बाद राज्य की सत्ता पर काबिज टीएमसी में बेचैनी साफ देखी जा रही है। 2026 की उल्टी गिनती शुरू होने के साथ टीएमसी की टेंशन और बढ़ गई है कि कहीं बिहार से चली एनडीए की आंधी बंगाल में टीएमसी से सब कुछ छीन ना ले। ऐसे में बाबरी मस्जिद का नाम फिर से उछालकर बंगाल में वोटरों को रिझाने की नई पटकथा लिखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो टीएमसी के विधायक की ओर से जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का ऐलान किया गया, बाकायदे इसका न्योता ममता बनर्जी को भी दिया गया। अब ममता बनर्जी पूरे मुद्दे पर चुप हैं और माना यह जा रहा है कि उनकी ये मौन सहमति है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर के देश की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन सियासत के इतर साधु संतों में इस मुद्दे को लेकर गुस्सा दिखाई दे रहा है। और उनकी ओर से कहा दरअसल ये जा रहा है कि इतनी मुश्किल से बने राम मंदिर के बाद टीएमसी के विधायक की जो बयानबाजी है वो देश में शांति को भंग करने वाली है। खैर, बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी में भी एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी ने बड़ा आदेश दे दिया है। योगी ने सभी जिलाधिकारियों को घुसपैठियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और उन्हें पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डालने को कहा है। साथ ही उन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए भी कहा है। हालांकि मुख्यमंत्री के इस एक्शन वाले निर्देश के बाद प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है, लेकिन क्यों, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। यहाँ पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को लेकर महागठबंधन पर जमकर हल्ला बोल किया था। घुसपैठियों का मुद्दा जिस तरह से बीजेपी के सबसे फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने उठाया, उसका असर चुनावी नतीजों में भी देखने को मिला। जनता ने सीमांचल समेत पूरे बिहार में एनडीए को शानदार जीत दिलाई। 2026 में बंगाल में विधानसभा चुनाव है
और 2027 में यूपी में। माना जा रहा है कि दोनों राज्यों में अवैध वोटर एक बड़ा मुद्दा होंगे। इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस मुद्दे पर मुखर होकर विपक्ष की घेराबंदी कर रहे हैं। जो लोग विकसित भारत नहीं चाहते, जो लोग समर्थ भारत नहीं चाहते, जो लोग सशक्त भारत नहीं चाहते, वे लोग भारत को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम वादों के आधार पर बांट करके, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके दुश्मन को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। उनकी सहानुभूति किसी गरीब के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति देश के लिए नहीं है, उनकी सहानुभूति उन लोगों के प्रति होती है जो घुसपैठिए के रूप में भारत के नागरिकों के हक पर डकैती डालने का काम कर रहे हैं। माना जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए टीएमसी, आरजेडी, एसपी और कांग्रेस को वोट देते हैं। इसीलिए वोट बैंक के लालच में ये दल घुसपैठ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर खामोश रहते हैं, लेकिन बीजेपी जोर शोर से घुसपैठियों को खदेड़ने का मुद्दा उठा रही है। बिहार में एसआईआर अभियान के दौरान 50 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता सामने आए जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे थे। ऐसा अनुमान है कि उनके नाम कटने का बड़ा असर चुनावी नतीजों में देखने को मिला। योगी आदित्यनाथ यूपी में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ स्ट्राइक शुरू कर दी है। घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दे दिए हैं। सीएम योगी ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि घुसपैठियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। घुसपैठियों को रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाए। डिटेंशन सेंटर पर रखे घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजा जाएगा। सीएम योगी ही नहीं, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार देश से घुसपैठियों को साफ करने की बात कह चुके हैं। वोट बैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस, आरजेडी और उसके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं, उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ विदेश से आए घुसपैठियों को बचाने के लिए ये नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं। अभी अभी राहुल बाबा यहाँ आए थे, मालूम है ना आपको? अरे यार बोलो, है या नहीं? एक यात्रा निकाली थी ना, मालूम है ना? कौन सी यात्रा निकाली थी? मैं बताता हूं, उन्होंने जो यात्रा निकाली थी वो यात्रा घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाली थी। यूपी के कई बड़े शहरों में बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशियों की घुसपैठ है। 10 लाख से ज्यादा बांग्लादेशी रह रहे हैं। लखनऊ में करीब 1 लाख बांग्लादेशी छिपे हैं। 3000 अवैध रोहिंग्या छिप कर रह रहे हैं। प्रयागराज, हापुड़, गाजियाबाद, नोएडा, मथुरा, अलीगढ़ में रोहिंग्याओं का डेरा है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी सियासत के बजाय देश की सुरक्षा का मामला है, लेकिन कांग्रेस ऐसे गंभीर मामलों में भी सियासत करती नजर आ रही है। भाजपा सरकार में सिर्फ हो हल्ला मचाया जाता है, काम नहीं होता है। 10 साल हो गए, अब विदाई का समय है जब बीजेपी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, तब उनको घुसपैठियों की याद आ रही है। आप बताइए कि 10 साल में कितने घुसपैठी आपने बाहर किया या कितनों को चिन्हित किया या कितनों पर कार्रवाई हुई? इसी वजह से जो लोग मैक्सिमम गवर्नमेंट, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते थे, आज उनके पास 10 साल की उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है। देश भर में ये घुसपैठिए बड़ी समस्या बन गए हैं। ये एक टाइम बम की तरह हैं जो वक्त आने पर फट जाते हैं और देश को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इन घुसपैठियों को देश में एंट्री मिलती कैसे है? देश के ही लोग इनके फर्जी कागजात बनाते हैं,
भारत में अलग अलग राज्यों से एंट्री लेते हैं। बॉर्डर से सटे हुए राज्यों से इन्हें मदद मिलती है। घुसपैठ करके अलग अलग इलाकों में बट जाते हैं। जिस तरह से घुसपैठिए सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अंदर घुस जाते हैं, किसी भी बड़ी देश विरोधी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। घुसपैठियों की असली पहचान उजागर करना एक बड़ी चुनौती है। सीएम योगी जिस तरह से जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, उससे साफ है कि चुनाव से पहले बड़ी तादाद में घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर कर देंगे। यूपी चुनाव में घुसपैठिए अगर बाहर निकाल दिए गए और एसआईआर अभियान में उन पर गाज गिर गई तो विपक्ष को बिहार की तरह यूपी में भी नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कुल मिलाकर यूपी में अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब मुख्यमंत्री ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया हो। इसके पहले अलग अलग मौके पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी घुसपैठियों को लेकर बड़ी चेतावनी जारी कर चुके हैं और अब मुख्यमंत्री की ओर से पूरे प्रदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि पूरे यूपी में 10 लाख से ज्यादा ऐसे घुसपैठिए हैं जो प्रदेश के अलग अलग जिलों में रह रहे हैं, लेकिन अब योगी की पुलिस इन्हें ढूंढ कर बाहर निकालेगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कहते हैं पुलिस और प्रशासन की तासीर वही होती है जो मंत्री और सत्ता में बैठे दल की होती है। हालांकि बिहार में नीतीश कुमार की छवि एक सख्त प्रशासक की हमेशा से रही है, लेकिन अब पुलिस है सम्राट चौधरी के हाथों में। विभाग के बंटवारों के अगले ही दिन बिहार में ऐसा क्या हुआ कि बिहार का मॉडल सुर्खियों में आ गया और बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर एक नए सिरे से चर्चा होने लगी। आपको भी दिखाते हैं। 14 नवंबर को नतीजे, 20 नवंबर को शपथ ग्रहण, 21 नवंबर को विभागों का बंटवारा और अगले ही दिन एक्शन। एनडीए सरकार के वादों का ट्रेलर सामने है। कहते हैं सत्ता जिसकी हो, पुलिस और प्रशासन का मिजाज भी वैसा ही हो जाता है। बिहार में कुछ ऐसा ही दिखने लगा है। हालांकि यहाँ सत्ता परिवर्तन तो नहीं हुआ, लेकिन 20 साल में पहली बार बीजेपी के मंत्री को पुलिस महकमे का जिम्मा सौंपा गया है। नतीजा सबके सामने है। बेगूसराय में एसटीएफ ने एक बदमाश का एनकाउंटर किया। सीतामढ़ी में हंगामा कर रही भीड़ को रोकने के लिए हवाई फायरिंग। तो वहीं डिप्टी सीएम और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी की वार्निंग। हालांकि सम्राट कह रहे हैं ये सब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में ही होगा। लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देशन पर बिहार के गृह मंत्री के तौर पर काम करने का मौका दिया। मैं जरूर बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान बिहार में जंगल राज और माफिया राज का मुद्दा जमकर गूंजा। पीएम मोदी सहित सभी नेताओं ने जमकर जंगल राज पर निशाना साधा। ये माहौल भी इस बात का संदेश दे रहा है, ये माहौल भी उस संकल्प का परिचय करा रहा है। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, नहीं चाहिए कट्टा सरकार। तो वहीं सीएम योगी ने बिहार के सामने यूपी का मॉडल रखा। बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश और बिहार की विरासत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। और याद करिए, डबल इंजन की एनडीए सरकार है जो आरजेडी कांग्रेस के भ्रष्टाचार के साथ साथ आपराधिक उद्योग को भी नियंत्रित कर सकता है, मजबूती के साथ नियंत्रण करेगा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। और सत्ता में आते ही बिहार में एक्शन नजर आने लगा है। पुलिस अधिकारी एक्शन मोड में हैं।
दरअसल बिहार के पड़ोसी राज्य यूपी में जब बीजेपी की सरकार आई तो बुलडोजर वाला मॉडल खूब चला। सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि बाकी राज्यों में भी बुलडोजर एक्शन को खूब आजमाया गया। वहीं बुलडोजर के साथ यूपी के हाफ एनकाउंटर ने अपराधियों में खौफ भर दिया। अब सवाल है कि क्या बिहार में भी आने वाले दिनों में ऐसे ही बुलडोजर और हाफ एनकाउंटर से अपराध पर काबू पाया जाएगा? दरअसल एनडीए 1990 से 2005 के लालू राबड़ी राज को जंगल राज की संज्ञा देती है। 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए तो लॉ एंड ऑर्डर के हालात में जबरदस्त सुधार आया। इस बार के चुनाव में बीजेपी ने जंगल राज पर पूरा फोकस रखा, लेकिन बीजेपी जानती है कि 2030 के चुनाव तक जंगल राज वाला नैरेटिव पुराना हो जाएगा। शायद इसलिए इस बार होम डिपार्टमेंट बीजेपी ने अपने पास रखा है। यूपी स्टाइल में एक्शन की तैयारी है ताकि 2030 में बिहार की जनता के सामने इसे मिसाल के तौर पर पेश किया जा सके। हालांकि बिहार सरकार और पुलिस के सामने संगठित अपराध बड़ी चुनौती नहीं है। बिहार से फिलहाल कोई बहुत बड़ा गैंग ऑपरेट भी नहीं करता है, लेकिन बालू और शराब माफिया के साथ साथ अवैध हथियार बहुत बड़ी चुनौती है। अगर नीतीश सरकार इस पर काबू पा लेती है तो बहुत हद तक इसका क्रेडिट बीजेपी को ही जाएगा। और कम से कम सम्राट चौधरी का बयान तो यही इशारा कर रहा है कि बिहार में अपराधियों की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में एक अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। अपराधियों के लिए खैर नहीं है, अपराधी के लिए ये बिहार नहीं है। बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। बिहार के बेगूसराय में एसटीएफ और पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। इस बदमाश के पास से भारी मात्रा में हथियार और कैश बरामद किया गया है। तो वहीं सीतामढ़ी में प्रतिबंधित मीट ले जा रहे शख्स को लोगों ने बंधक बना लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और कई राउंड हवाई फायरिंग कर हालात काबू में किए। ये वही बिहार है जहां शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस टीम पर कई बार हमला हो चुका है, लेकिन परिवर्तन के बाद शायद अधिकारियों का भी जोश हाई है। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले दिनों में बिहार से भी उत्तर प्रदेश जैसी तस्वीरें सामने आने वाली हैं? क्या यूपी में योगी और बिहार में सम्राट वाले मॉडल से मिसाल कायम किया जाएगा? अगर ऐसा होता है तो कम से कम बिहार के लोगों को शराब और बालू माफिया से बड़ी राहत मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिहार में निजाम बदल चुका है और 20 साल के बाद ऐसा हुआ है जब सुशासन की फ्रंट सीट पर नीतीश कुमार नहीं बल्कि सम्राट चौधरी बैठे हुए हैं। और गृह मंत्रालय का पद संभालने के साथ ही सम्राट चौधरी के जो बयान है, उनका जो एक्शन है, जो निर्देश है, बताने के लिए काफी कि बिहार में यूपी की तर्ज पर ही अपराधियों को प्रदेश के बाहर खदेड़ने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अब बढ़ते हैं बिहार से आगे और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में जब से ब्लास्ट हुआ उसके बाद से देश भर में अलर्ट है, तो वहीं सेना भी बड़े प्लान पर काम कर रही है। अगर दुश्मन कोई गुस्ताखी करेगा तो उस पर सबसे बड़ा प्रहार किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी पूरी दुनिया ने भारत की सेना का शौर्य देखा था और अब अगर पाकिस्तान की ओर से कोई भी छोटी सी भूल हुई तो हो सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ऑन कर दिया जाए। भारत की सेना कैसे हर मोर्चे पर तैयार खड़ी है, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए। मई 2025। जी हां, ये तारीख ऐसी है जिसे कोई भूल नहीं सकता। यही वो तारीख है जब हिंदुस्तान ने आतंक को पालने वाले पाकिस्तान को धूल चटाई थी। यही वो तारीख है जब पाकिस्तान चारों खाने चित्त हुआ था। यही वो तारीख है जब हिंद की सेना ने पहलगाम का बदला लिया था। यही वो तारीख है जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और अब भारत की सेना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। ये तस्वीरें देखिए, ये ऐसी तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें शहबाज शरीफ का पसीना छुड़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें आसिम मुनीर के दिल की धड़कनें बढ़ाने वाली हैं। ये तस्वीरें हैं राम प्रहार की। जी हाँ,
इंडियन आर्मी दुश्मनों के खिलाफ बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। ये उसी तैयारी की तस्वीरें हैं। और जैसा हमारी लीडरशिप ने भी कहा है और मैं उसको दोहराना चाहता हूं कि इस बार अगर दुश्मन कोई गलत काम करता है, कोई दुस्साहस करता है, तो उसका जवाब पहले से बहुत ज्यादा होगा और ये तैयारी उसी के लिए है, उसी जवाब के लिए है। ये तैयारी है भारतीय सेना के वेस्टर्न कमांड के मिलिट्री एक्सरसाइज की। उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार में गंगा के किनारे वेस्टर्न कमांड ने राम प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज के जरिए 4 हफ्तों तक अपनी ताकत, अपनी क्षमताओं को परखा है और इसका मकसद है दुश्मन को बड़ी चोट करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें। और जो टास्क हमें मिला है, और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है, आप सब लोग जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। जानना यह भी जरूरी है कि आखिर भारत की सेना ने हरिद्वार को ही आर्मी एक्सरसाइज के लिए क्यों चुना। तो असल में भारत पाकिस्तान के साथ कई नदियों के जरिए बॉर्डर शेयर करता है। इंडियन आर्मी इन्हीं नदियों वाले बॉर्डर को पार करने की प्रैक्टिस कर रही है। तो सवाल यही है कि क्या सेना इस बार नदी पार कर पाकिस्तान में घुसने वाली है। कई मौकों पर हम सब लोगों ने सुना है कि अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आखिर ये क्या इशारा है, आखिर बातें किस चीज का संकेत दे रही हैं? संकेत यही है कि पाकिस्तान पर बड़ा प्रहार होने वाला है और इस बार तो भारतीय सेना की तैयारी कुछ बड़े ही लेवल की है। जो हमारी वेस्टर्न कमांड की ऑफेंसिव फॉर्मेशन है खड़गा कोर, उसका एक हिस्सा है। यानी इस डिवीजन का मेन मकसद पाकिस्तान के इलाके में घुसकर वहां पर दुश्मन को बर्बाद कर और वहां पर ऑब्जेक्टिव्स पर कब्जा करना है। हरिद्वार में अपनी क्षमताओं को परखने से पहले भारत की सेना ने राजस्थान में भी सैन्य अभ्यास किया था। राजस्थान में वो जगह थी जैसलमेर। मरुधरा में हुए इस एक्सरसाइज को नाम दिया गया था प्रचंड प्रहार। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास था और अब राम प्रहार के जरिए दुश्मनों को सीधा संदेश और चेतावनी दे दी गई है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर राम प्रहार का मकसद क्या है। पहाड़ी इलाकों में सेना की लड़ने की क्षमता मजबूत करना, सेना की तकनीकी हुनर और तालमेल को और बढ़ाना। इस ट्रेनिंग में पहाड़ी युद्ध लड़ने वाली टुकड़ियां शामिल हुई। स्पेशल फोर्स, टैंक जैसी गाड़ियां, तोपें भी शामिल हुई। इंजीनियरिंग टीम, हेलीकॉप्टर, संचार यूनिट्स ने भी हिस्सा लिया। तो दुश्मन आंख और कान खोलकर साफ साफ देख ले कि जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना की न सिर्फ मुस्तैदी है बल्कि हर हालात से जूझने के लिए भारतीय सेना ने कमर कस रखी है। ये तस्वीरें आज पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर की नींदें भी उड़ा रही होंगी। इसी के साथ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आपको क्राइम टाइम वैभव के साथ। आर प्यार सूजी, आर प्यार सूजी, केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।